बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम पढ़ते हैं जेनेटिक कोड को। ठीक है जी, इससे पहले मैंने बहुत सारे पार्ट्स इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अपलोड कर दिए हैं। अब नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको पहले देख लो। ठीक है, अब हम जेनेटिक कोड पढ़ते हैं। ठीक, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो जेनेटिक कोड्स और ट्रिपलेट, सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो ट्रिपलेट हाइपोथेसिस यानी जेनेटिक कोड्स ट्रिपलेट हैं। इसी के ऊपर एक हाइपोथेसिस दिया है जिसको दिया था किसने? जॉर्ज गैमोन ने। ठीक, उन्होंने क्या कहा? ही सेड देयर आर ओनली 4 बेसिस AGCT। ठीक है, 4 बेसिस हैं। इफ़ दे हैव व्हाट इफ दे हैव टू कोड 20 अमीनो एसिड्स, यानी कि इन 4 बेसिस को अगर 20 अमीनो एसिड कोड करना है, दे शुड कंस्टिट्यूट द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, उन्हें कॉम्बिनेशन बनाना होगा अपने बेसिस का। द कोड शुड मेक मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि इन जो ये कोड है नहीं AUG, ऐसा ये क्या ट्रिपलेट कोडॉन बनाएंगे, यानी कि 3 बेसिस उसमें होंगे तो एक कोडॉन बनाएगा। तो वैसे ही 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडॉन बनता है और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से, बहुत सारे कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? एमिनो एसिड बनता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 क्यूब यानी 4 4 4 64 कोडॉन्स वुड जनरेट। 64 कोडॉन जनरेट होगा जो कि 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेगा। ठीक है, ट्रिपल ट्रिपल करके ऐसे कितने कोडॉन बन सकते हैं? 64 कोडॉन। ठीक है, 63 मतलब 4 का पेयर, तीन तीन है ना, 3 3 का ऐसा पेयर बनेगा ना, तो 64 कोडॉन बनेगा ऐसा। तो वो पेयर मतलब कि ये जो कोडॉन्स हैं वो 20 अमीनो एसिड्स के लिए मतलब क्यों को बनाएंगे, बस इतना ही समझ लो। ठीक है, तो सलाइन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड इतना ही था ये ट्रिपलेट हाइपोथेसिस का, यानी कि तीन का पेयर बना के ये कोडॉन, ये जो बेसिस हैं वो कोडॉन बनाएगा। 3 पेयर मतलब एक कोडॉन, ऐसे ही 64 कोडॉन बनेंगे और ये 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे। ठीक, अब सलाइन फीचर्स पढ़ते हैं जेनेटिक कोड का कि जेनेटिक कोड होता क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। पहला चीज़, द कोडॉन इज ट्रिपलेट, सबको पता है ट्रिपलेट होता है। 61 कोडॉन बना है फॉर 20 अमीनो एसिड्स, है ना, फॉर अमीनो एसिड्स, यानी कि 20 अमीनो एसिड यहाँ पे लिख लेना। एंड 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ठीक, 61 कोडॉन कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स एंड 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड्स, और उसे हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन यानी कि AUG इनिशिएशन कोडॉन है। ठीक है, और स्टॉप कोडॉन में 3 आते हैं क्योंकि किसी के लिए कोड नहीं करते, स्टॉप करते हैं कोडिंग को। तो स्टॉप कोडॉन में क्या क्या है? एक ट्रिक है। सबसे पहले तो देख लो स्टॉप कोडॉन कौन सा है, UAA, AG एंड UGA। तो इसके लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, बहुत ही सिंपल है। U यानी कि तुम, U मतलब कि यू मतलब कि तुम, ये समझ लो U है। ठीक है, अब आ बड़े आ और ये आजा और चल जा। ठीक है, पहले क्या बोलेगा? आ जा, पहले बोलेगा मैं अपने दोस्त को बुला रहा हूँ। ठीक है, तो पहले यू लिख लूँगा, यू अपने दोस्त को, यू चला इधर आ। ठीक है, फिर बोलूँगा आ जा भाई आ जा। ठीक, फिर बोलूँगा नहीं आ रहा चल जा। समझ आया? ये एक छोटी सी ट्रिक है ये स्टॉप कोडॉन को याद करने की, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यही से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। क्वेश्चन कैसे आता है पता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टॉप कोडॉन। ठीक है, ये तीनों देगा और सी ऑप्शन में दे देगा AUG को, क्योंकि AUG इनिशिएशन कोडॉन है तो ये स्टॉप कोडॉन हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, AUG हैज़ डुअल फंक्शन। पहला तो ये कोड करता है मिथियोनिन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, MET के लिए, एंड इट एक्ट एज अ इनिशिएशन कोडॉन। ये नीट में क्वेश्चन आया है, AUG का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, नोट क्या करना है? इनिशिएटर कोडॉन AUG होता है, मिथियोनिन होता है। ठीक है, स्टॉप कोडॉन यू आ जा और जा। ठीक, ये होता है। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट, 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, हेंस इट इज़ अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। एक कोडॉन इन द सेंस, कोडॉन तो भाई देखो ट्रिपलेट होता है ना कोडॉन मेनली। ठीक है, तो पेयर्स भी तो हो सकते हैं। तो ये 61 कोडॉन्स जो है अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे। ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स को बना रहे थे। तो इस हिसाब से कोड्स जो होते हैं ना अनएम्बिगुअस होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। अब ये टर्म अनएम्बिगुअस को आता है, स्पेसिफिक का मतलब जानते हो? एक पर्टिकुलर चीज़ को बोला है ना, मतलब डाइवर्सिटी। एक जो स्पेसिफिक कोडॉन है वो दूसरे से अलग होगा, इसी को अनएम्बिगुअस का, एम्बिगुअस मतलब सेम हो गया, स्पेसिफिक का मतलब भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि मैं हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही हर कोडॉन अलग होता है, दैट्स इट। तो स्पेसिफिक होगा, अनएम्बिगुअस होगा, याद रखना, अनएम्बिगुअस होगा, एम्बिगुअस नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को। ये नीट में आता है और लोग
एम्बिगुअस को टिक करके चले जाते हैं और अनएम्बिगुअस को छोड़ देते हैं और यहीं पे वो गलत हो जाते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। बताया ना मैंने, सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, हैंस कोड इज डीजेनरेट। ठीक है। सम एमिनो एसिड, कुछ एमिनो एसिड जो है एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड होते हैं, इसलिए उसे हम कोडॉन को डीजेनरेट भी कहते हैं। पांचवा पॉइंट, कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कंटिग्यूअस मैनर, कंटिन्यूस फैशन, और उसमें बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, रुकावट नहीं कर सकते, यानी कि AUGCDE है ना, डी तो नहीं रहेगा, AUGCAGUC ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी कोड का, या फिर AUUUU ऐसे ही बहुत सारा रहता है कोडॉन, अजीब अजीब सा कोड बनता है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो आराम से, लेकिन उसको बिना रुकावट के पढ़ना होगा, ऐसा ये बोलता है, इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं रहता। ठीक है, ऐसा बता रहा है इस चीज़ को। उसको पढ़ने की एक वो होती है, मतलब कि जो कोड करते हैं ना, रीडिंग करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स में लिखा जाता है, तो उसमें बिना पंक्चुएशन मार्क के, बिना कॉमा के, बिना फुल स्टॉप के लिखा जाता है। छठा पॉइंट था, कोड इज यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी होंगे, लेकिन उससे पहले नोट लिख लो ना। एग्जाम्पल क्या है, यू है ना, कोड फॉर फेनाइललीन, PHE फेनाइललीन, फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यानी बैक्टीरिया में भी यू कोड करेगा, फेनाइललीन को ह्यूमन में भी कोड करेगा यू फेनाइललीन को। एक्सेप्शन क्या है, कोडॉन इज नॉट यूनिवर्सल इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड सम प्रोटोजोन्स, यानी कि कुछ प्रोटोजोन्स के कोडॉन में और माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते, ये स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है जी, बस इन दोनों में ही एक्सेप्शन था, याद रख लेना। अब यहाँ पे एक और नोट है, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, नॉन ओवरलैपिंग, डीजेनरेट एंड अनएम्बिगुअस, यानी कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक बार में लिखें या फिर कोडॉन को प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करें। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, नियरली यूनिवर्सल होता है। क्या होता है, नियरली यूनिवर्सल होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, यानी अपने पाथ पे एक तक चलते रहता है, एक के बाद एक अल्टरनेट आता है, कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता। डीजेनरेट होता है, ठीक है, और अनएम्बिगुअस होता है, स्पेसिफिक होता है, और डीजेनरेट का मतलब एक से ज़्यादा कोडॉन एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस देख लो कैसा आता है। पहला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। मैंने बताया कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी जेनेटिक कोड की, यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल, नॉन ओवरलैपिंग, डीजेनरेट, अनएम्बिगुअस। यहाँ पे देखो, नॉन ओवरलैपिंग दिया है, अनएम्बिगुअस दिया है, डीजेनरेट दिया है, एम्बिगुअस इट्स नॉट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, सो दैट्स द राइट आंसर। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में पूछा है। नोट क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा नोट है। ठीक है, केमिकल मेथड ऑफ RNA मॉलिक्यूल सिंथेसिस बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर सिस्टीन एंड कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर वलीन, डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना। हमारे इंडिया के साइंटिस्ट हैं हरगोविंद खुराना। तो इनने एक टेक्निक जमाई कि केमिकल्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, RNA मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेंगे। तो उनने कॉम्बिनेशन बैठाया बेसिस का, तो उनने बैठाया सिस्टीन प्लस वलीन का, यानी कि सिस्टीन के बाद वलीन को लाएंगे अल्टरनेट मैनर में, तो ये बन जाएगा बढ़िया सा RNA का मॉलिक्यूल। अब सिस्टीन है भाई होमोपॉलीमर, ठीक है, होमोपॉलीमर एक ही टाइप का उसमें पॉलीमर मोनोमर्स पाया जाता है, तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीमर। ठीक है, अब हेट्रोपॉलीमर क्या, डिफरेंट मोनोमर से बना हुआ है, तो उसे बोलेंगे हेट्रोपॉलीमर या फिर कोपॉलीमर, जिसका एग्जांपल है वलीन, सिस्टीन वलीन, सिस्टीन वलीन, सिस्टीन वलीन, ऐसा एक ऑर्डर बनते जाएगा। ठीक है, और उससे बनेगा RNA मॉलिक्यूल। सो केमिकल मेथड ऑफ RNA मॉलिक्यूल सिंथेसिस बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टीन एंड वलीन डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है या आया है। ठीक, सेकेंड पॉइंट, मार्शल नीरेनबर्ग डेवलप्ड द सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो नीट का ही क्वेश्चन है नो डाउट, क्योंकि ये चीज़ आ चुकी है नीट में। सो वहीं का स्टेटमेंट है, उठा के यहाँ पे पटक दिया आपके लिए ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, सो मार्शल नीरेनबर्ग डेवलप्ड द सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और केमिकल मेथड डेवलप्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA मॉलिक्यूल बाय द हरगोविंद खुराना। दैट्स इट। ओके, सो होमोपॉलीमर कोपॉलीमर वाला मेथड था उसका। तीसरा नोट क्या करना है भाई, सेवेरो ओकोवा एंजाइम, जैसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज कहते हैं, विच हेल्प इन द पॉलीमराइजिंग RNA विथ डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, यानी कि टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सेवेरो ओकोवा एंजाइम जो है वो क्या करता है, पॉलीमराइज करता है RNA को
ठीक, और सिंथेसाइज करता है RNA को। यानी कि देखो यहाँ पे केमिकल मेथड था RNA को डेवलप करने का, यहाँ पे भी एक सेल्फ रेसिस्टेंट केमिकल मेथड था प्रोटीन को डेवलप करने का, और यहाँ पे फिर से RNA को सिंथेसिस करने के लिए एंजाइमेटिक मेथड डेवलप किया गया। यानी कि एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ RNA मॉलिक्यूल इज डन बाय द यूजिंग द एंजाइम कॉल्ड एज सेवरो कोएंजाइम, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। दैट्स इट। अब हम पढ़ते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, ठीक। सो हम स्टार्ट करते हैं भाई लोग म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड को, ठीक है। आराम से बैठना, कुर्सी की पेटी बांध लेना और समझते रहना, ठीक है। एन अल्टरेशन ऑफ DNA सीक्वेंस एंड कंसिक्वेंटली रिजल्टिंग द चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। ऐसे 2 टाइप्स होते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो म्यूटेशन का डेफिनेशन आपको पता है, पिछले चैप्टर में वही डेफिनेशन था, अभी भी वही डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चेंजेस DNA सीक्वेंस में होने की वजह से जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है, दैट्स इट। इसका 2 टाइप होता है, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन भाई पिछले चैप्टर में बताया था मैं, है ना, सिंगल बेस पेयर चेंज होता है DNA का, सिकल सेल एनीमिया होता है। रिवाइज करो चैप्टर 5, बार बार यहीं आके मथा कच्ची मत करना, प्लीज़ जाके चैप्टर 5 को देख लो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या डिलीशन म्यूटेशन होता है, ये मैंने कहा था यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, और यही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या डिलीशन म्यूटेशन होता क्या है? तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और मोर देन टू बेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। या बोल सकते हो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, ठीक है। इंसर्ट और डिलीट ऑफ 1 और मोर मल्टीपल कोडॉन, हेंस वन और मल्टीपल एमिनो एसिड्स जो होते हैं उसका रीडिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। कहाँ से? उस पॉइंट से जहाँ से वो इंसर्ट या डिलीट हुआ है। सो इंसर्ट और डिलीट 1 और मल्टीपल कोडॉन, हेंस 1 और मल्टीपल एमिनो एसिड्स एंड आर रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। यानी कि जहाँ तक, देखो मान लो यहाँ से डिलीट किया है, ठीक है, तो यहाँ से बदलेगा ना, लेकिन इसके पहले वाला जो है, जहाँ ये पहले का वैसे है, यहाँ से डिलीट किया तो ये वाला बदलेगा ना, तो वही चीज़ बता रहा है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। सच म्यूटेशंस कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना याद रखो। इंसर्शन डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसिस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल या नोट देख लो, दिस प्रूव्स दैट द कोडॉन और कोडॉन ट्रिपलेट होता है, यही चीज़ को प्रूव करता है, इसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। देखो कोडॉन ट्रिपलेट होता है, मानते हो? ठीक है, मानते हैं बोलोगे, मन में ही बोलोगे यार, कहाँ है बोल पाओगे। तो राम हैज़ रेड कैप, अब कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, बट राम में 3 नाम आते, मतलब 3 अक्षर आते हैं, इसलिए इसको लिए हैं। तो ट्रिपलेट है तीनों, और 4 चीज़ ट्रिपलेट यहाँ पे दिख रहा है कोडॉन, ठीक है। अब सपोज करो हमने इंसर्ट कराना है बिग, BIG जीन को हमने इंसर्ट कराना है, तो राम हैज़ यहाँ पे हमने इसके बीच में राम हैज़ के बाद में इंसर्ट कराना है, तो पहले बी को इंसर्ट करेंगे, तो राम हैज़ बी, तो राम हैज़ ये पहले वाला तो वैसे का वैसे रहेगा, बाद का रीडिंग चेंज हो गया, BREDCAP ऐसा चेंज हो गया, ठीक। फिर हमने आई को इंसर्ट कराया तो BIR, ठीक, EDCAP ऐसा चेंज हुआ, ठीक। अब हमने जी को इंसर्ट कराया तो राम हैज़ BIG बिग, RED रेड, CAP कैप, समझ रहे हो? यानी कि जहाँ पे इंसर्ट कराएंगे वहाँ से पूरा चेंज हो जाएगा रीडिंग, लेकिन उससे पहले वाला सेम रहेगा। यहाँ पे वही चीज़ बोली है भाई, ध्यान से पढ़ो। इंसर्ट और डिलीट ऑफ मल्टीपल कोडॉन, हेंस 1 और मल्टीपल एमिनो एसिड्स की रीडिंग चेंज हो जाती है, और बाकी की जो रीडिंग रहती है रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑनवर्ड्स, यानी कि जहाँ तक किया है, जहाँ पे किया उसके पहले वाला पूरा वैसे का वैसा रहता है। सच म्यूटेशन इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट और डिलीशन म्यूटेशन। डिलीशन म्यूटेशन, देखो अब डिलीशन वाला देख लेते हैं कि डिलीशन कैसा है। तो डिलीट करना है तो उसके बाद भी बाद वाला ही चेंज होगा, पहले वाला नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो राम हैज़ रेड कैप था, तो पहले मैंने आर को हटाया, तो राम हैज़ RED था, तो आर हट गया तो EDC आ गया, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे EDC आ गया, E को हटाया तो यहाँ पे आ गया DCA, ठीक है। D को हटाया गया तो CAP, राम हैज़ कैप, ठीक। तो नो अल्टरेशन,
ठीक है। नो अल्टरेशन, रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे कोई अल्टरेशन नहीं आया और कांस्टेंट रह गया। और यहाँ पे क्या है, चेंजेस ऑकर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ म्यूटेशन, यहाँ पे चेंजेस कहाँ से आया, फ्रॉम पॉइंट ऑफ म्यूटेशन, जहाँ पे म्यूटेशन हुआ था वहाँ से चेंजेस आने स्टार्ट हुए थे। अब हम पढ़ेंगे टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो भाई लोग स्टार्ट करते हैं टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद कर लेना। पहला पॉइंट है इट वाज द गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, इसको भी फ्रांसिस क्रिक भैया ने दिया। सेकंड पॉइंट है द अडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए ऑन वन हैंड रीड द जेनेटिक कोड एंड अदर हैंड इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक एमिनो एसिड। ये टीआरएनए मॉलिक्यूल है, एक तरफ ये क्या करेगा, बाइंड करेगा एमिनो एसिड को, दूसरी तरफ इसका क्या करेगा, कहाँ करेगा भाई बताया ना, एक तरफ रीड करेगा एमिनो एसिड को, मतलब कि कोडॉन को लेके आएगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स बनाएगा। यानी कि देखो, एक अदर हैंड पे स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को लाएगा, एक हैंड पे एमिनो एसिड्स को लाएगा और दूसरे हैंड पे कोड को कॉम्प्लीमेंट्री करेगा, यानी कि बेस पेयरिंग करेगा। मैं बताऊंगा आपको जब इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा ना। अभी देखो यहाँ पे देख लो, इधर एक साइड से एमिनो एसिड को ला रहा है, दूसरे साइड पे ये क्या कर रहा है, बेस पेयरिंग कर रहा है, एंटी कोडॉन और कोडॉन का सीक्वेंस बना रहा है। ठीक है, समझ आया, ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता था आपको। तो तीसरा पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड SRNA, सॉल्यूबल RNA भी कहा जाता है इसको। चौथा पॉइंट द TRNA हैज एंटी कोडॉन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंटरी टू द codon to the code. It also has amino acid acceptor and to which it binds to amino acids। यहाँ पे देखो, एक एमिनो एसिड बाइंडर एंड है और एक क्या है, एंटी कोडॉन, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एंटी कोडॉन लूप है एक, और एक है एक्सेप्टर, एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड। ये जो है एंटी कोडॉन लूप है जिसमें एंटी कोडॉन्स है जो कोड्स हैं, उसके उल्टा एंटी कोडॉन है जो कि बेस पेयरिंग करेंगे, और एक है एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड जहाँ पे एमिनो एसिड्स आके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच एमिनो एसिड्स, यानी कि हर एक टीआरएनए में एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाले टीआरएनए में देखो क्या आ रहा है, सेरीन एमिनो एसिड है, ये वाले पे टायरोसिन एमिनो एसिड है, तो एक स्पेसिफिक है ना। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, फॉर इनिशिएशन ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन की इनिशिएशन के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक टीआरएनए कॉल्ड इनिशिएटर टीआरएनए। लेकिन स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक टीआरएनए नहीं है, इनिशिएशन के लिए इनिशिएटर टीआरएनए फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, छठा पॉइंट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज लाइक क्लोवर लीफ। ठीक है, क्लोवर लीफ के जैसा दिखता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इन्वर्टेड एल शेप का रहता है। इन्वर्टेड एल कैसा होता है भाई लोग, देखो ये एल है, ठीक है, और ये कैसा होगा, ऐसा होगा। इन्वर्टेड एल शेप का क्या रहता है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है टीआरएनए का रहता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से, अरे यार बना के क्या दिखाऊंगा, यहाँ पे तो बना हुआ है यार। ठीक है, ये इन्वर्टेड एल है, इन्वर्टेड एल दिख रहा है आपको। तो एक एंड जो है इसका क्या है, एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, एक एंड क्या, एंटी कोडॉन लूप है, और ये एमआरएनए है 5' to 3'। ठीक है, एमआरएनए जो है यहाँ पे आएगा, चार्जिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, बेस पेयरिंग होगी इसकी, और एक पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फिगर क्या है, टीआरएनए का है। अगर कभी आ गया इसमें, किसमें बोलते हैं, नीट में अगर क्वेश्चन आ गया, इसका डायग्राम बोल दिया, लेबलिंग बोल दिया कि इसका लेबलिंग करो, तो एज इट इज़ पटक देगा इसको एनसीईआरटी से। तो प्लीज़ एक बार डायग्राम देख लेना अच्छे से। ठीक है, एनसीईआरटी का ही चिपकाया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंटी कोडॉन लूप, ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड, और ये इन्वर्टेड एल शेप का होता है। आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन की प्यारी सी प्रोसेस को, क्योंकि अगर मैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। क्योंकि देखो ना, ट्रांसलेशन कितना लंबा है भाई, ये सब कुछ मुझे समझाना होगा और क्वेश्चंस भी कराने होंगे। तो अगले वीडियो में करें ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत ही घटिया है और लेंथी है भाई, तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत तो होगा, बट कोई नहीं, अपन है, आपको हैंड रिटन नोट्स तो दे ही रहे। और चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत वाली हैं क्योंकि ये चैप्टर सबको समझ नहीं आता, तो प्लीज़ थोड़े क्वेश्चंस वगैरह PYQ सॉल्व करना। और अपना मेन एम है नीट को क्रैक करना, तो चैप्टर में घुसना नहीं है, जितना समझ आता है उतना ही समझना है, ऊपर ऊपर से चीज़ों को पढ़ना है, इतना कि नीट का क्वेश्चन टैकल हो सके, समझ आ सके। और मेरे नोट्स में इतना तो चीज़ है कि आपको नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो समझ आ जाएगा, जो आता है नीट में क्वेश्चन वो तो आपको लग ही जाएगा। देखो यहाँ भी नीट का क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, आगे भी आपका देखो यहाँ पे भी नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी यहाँ पे भी नीट का क्वेश्चन है, तो आपको ना एकदम नीट का एक पूरा बंडल मिल जाएगा क्वेश्चंस का। तो PYQ जब लगाओगे ना तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहता था कि कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, और डरने की ज़रूरत नहीं, बिंदास पढ़ो। ठीक है,
बिना कोचिंग के भी आप नीट को क्रैक कर सकते हो। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।